हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज और यह इस सीरीज की 10वीं वीडियो है जिसका टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, इस टर्म को किसके द्वारा क्वाइन किया गया था और जियो पॉलिटिक्स की प्रमुख थ्योरीज और उनके थिंकर कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट में 4 सितंबर 2024 को पूछा गया था। क्वेश्चन इसमें था, दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको जियो पॉलिटिक्स की थ्योरीज दी हुई थी और जो सेकंड लिस्ट थी उसमें उनके थिंकर्स दिए हुए थे। आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। इस क्वेश्चंस का आंसर देखने से पहले आइए जान लेते हैं कि जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। जियो पॉलिटिक्स में स्टडी की जाती है जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोकेशंस हो गया, रिसोर्सेस हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिजिकल टेरेन हो गए, कि वह किस तरह से पॉलिटिकल पावर और इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें एग्जामिन किया जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस प्रकार से स्टेट और अदर जो ग्लोबल एक्टर्स होते हैं वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकें और compete कर सकें रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। जियोपॉलिटिक्स जो टर्म है ये क्वाइन किया जाता है रुडोल्फ केजलिन के द्वारा, जो एक स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। ये अपना पहला जो ये इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार ये कॉन्सेप्ट 1899 में। बाद में अपनी जो पुस्तक लिखते हैं 1916 में, द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म, उसमें इसको एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें केजलिन का मानना है कि कोई भी जो स्टेट्स होता है वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह होता है, जिसमें उन्हें अब इंटरनेशनल सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए, बने रहने के लिए अपने आप को लगातार एक्सपैंड करते रहना चाहिए, जो बाद के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको काफी हद तक प्रभावित भी करते हैं। अब आइए हम लोग जियोपॉलिटिक्स की प्रमुख थ्योरीज और उनके थिंकर्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैकिंडर्स की थ्योरी है हार्टलैंड थ्योरी। इसका कोर आइडिया यह है कि जो स्टेट्स हार्टलैंड यानी सेंट्रल यूरेशिया पे रूल करेगा वही ग्लोबल लेवल पे, उसका ही ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस होगा या वो विश्व में शासन करेगा। इनका कहना था, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड। जो ईस्ट यूरोप पे शासन करेगा वो हार्टलैंड को कमांड करेगा, और जो व्यक्ति रूल करेगा हार्टलैंड पे वो कमांड करेगा वर्ल्ड आइसलैंड, यानी जिसका शासन हार्टलैंड यानी सेंट्रल यूरेशिया पे होगा वही विश्व के जो आइसलैंड है उन पर रूल करेगा। और हु रूल्स द वर्ल्ड आइसलैंड कमांड द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड के आइसलैंड जो है उन पे शासन करेगा वही पूरे विश्व पे या पूरी दुनिया पे उसी का राज होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा या उसका प्रभाव होगा। ये जो स्ट्रेटेजिक फोकस रहता है इनका, वो रहता है लैंड बेस्ड पावर पे, यानी वो यूरेशिया या सेंट्रल एशिया का जो एरिया है उसको उस पे कंट्रोल करने की बात करते हैं और इंपॉर्टेंस देते हैं वास्ट लैंड मास ऑफ यूरेशिया को। यदि इनके विचारों के इन्फ्लुएंस की बात करें तो कोल्ड वॉर की जो स्ट्रेटजी थी उनपे इनके विचारों का इस्तेमाल किया गया यूएस और यूएसएसआर के दोनों के द्वारा। दोनों जो है तो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के जो क्षेत्र है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगे थे। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है अल्फ्रेड महान्स की सी पावर थ्योरी। इनका जो कोर आइडिया था कि मैरी टाइम डोमिनेंस जिस स्टेट का होगा वही ग्लोबल लेवल पे उसी की सुप्रमेसी होगी, वही डोमिनेट करेगा। ये इनका जो की पॉइंट था ये था कि कंट्रोल करना चाहिए सी में, यानी अगर सागर्स में कोई कंट्रोल करेगा तो उस स्टेट्स की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। इनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस था वो इस बात पे था, ये इंपॉर्टेंस देते हैं नेवल पावर को, साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को और ओवरसीज जो कॉलोनीज हैं उनको कंट्रोल करने की बात करते थे। यदि इनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो मेजर पावर्स की नेवल स्ट्रेटजी थी उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं अर्ली लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, स्पेशली यूएस और ब्रिटिश की जो नेवल पॉलिसी है उनको। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो निकोलस स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी आती है। इसके अनुसार जो कंट्री कोस्टल जो रीजन्स हैं यूरेशिया के उसको अगर कोई कंट्रोल करता है तो वही कंट्रोल करेगा वर्ल्ड आइसलैंड को। इनका कहना था, हु कंट्रोल द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया। जो रिमलैंड के क्षेत्र यानी कोस्टल एरियाज को जो एरिया है एशिया और यूरोप के, उनको अगर कोई कंट्रोल करता है तो यूरेशिया पे रूल करेगा, और जो यूरेशिया पे कंट्रोल करेगा वही रूल करेगा पूरे
विश्व पे। इनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस रहता है वो मैरीटाइम एजेस जो रहते हैं यूरेशिया के, जिसमें वेस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के जो कोस्टल रीजन्स रहते हैं उसमें कंट्रोल करने की बात ये करते हैं निकोलस स्पाइकमैन। इनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये यूएस की जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी उसको काफी हद तक प्रभावित करते हैं कोल्ड वार के समय पे, जिसमें यूएस का जो फोकस रहता है वो प्रिवेंट करना रहता है सोवियत का एक्सपेंशन को रोकने के लिए, रिमलैंड की एरिया में सोवियत का एक्सपेंशन ना होने पाए, इसको प्रिवेंट करने का मेन फोकस रहता है यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी का। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है जियोपॉलिटिक्स की वो है फ्रेडरिक रेचल्स की ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। इस थ्योरी का कोर आइडिया यह रहता है कि जो स्टेट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अपने सर्वाइवल के लिए स्टेट्स को चाहिए कि वो लगातार एक्सपैंड करते रहें और नई टेरिटरी को एक्वायर करते रहें। इनका की पॉइंट यह था कि स्टेट को हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, नहीं तो या तो वो डिक्लाइन हो जाएंगे या लास्ट में वो समाप्त हो जाएंगे। इनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस रहता है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशंस पे रहता है। ये मानते हैं कि टेरिटोरियल एक्सपेंशंस किसी भी स्टेट्स का नेचुरल और नेसेसरी बिहेवियर होता है। यदि इनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं जर्मन जियोपॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स को, पर्टिकुलरली जो नाजी इरा का जो शासन था उसमें, जिसमें स्टेट्स को लिविंग स्पेस की तरह माना जाता है और उसको एक्सपेंड करने की जो तो पॉलिसी अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो शाउल कोहेंस की सटर बेल्ट थ्योरी है। इसका जो कोर आइडिया यह है कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो मेजर पावर्स के बीच होते हैं, जिनमें कल्चरल और पॉलिटिकल जो फोर्सेस है उनका इन्फ्लुएंस उस पर होता है, जिसके कारण वो जो कंट्री लोकेशंस है या स्टेट्स है उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। की पॉइंट यह है कि शटर बेल्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां जियोपॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर दो कंपेटिंग पावर्स के बीच वो लोकेशंस होती है जिसके लिए दो कंपेटिंग पावर्स स्ट्रगल करते हैं, compete करते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक फोकस यह है कि ऐसे रीजन्स है जो जैसे ईस्टर्न यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशंस बना रहता है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये एक्सप्लेन करते हैं ऑनगोइंग जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या पावर स्ट्रगल है जियोपॉलिटिकल वोलाइट एरियाज में, जैसे मिडिल ईस्ट का एरिया है गया या यूक्रेन का ये जो एरिया हो गया या ताइवान का हो गया चाइना और जापान के बीच, वो सभी जो है तो उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो अलेक्जेंडर सेवर्स्की की एयर पावर थ्योरी है। अलेक्जेंडर सेवर्स्की जो है तो एयर पावर थ्योरी देते हैं। इनका मानना है कि मॉडर्न जो वारफेयर है और जियोपॉलिटिक्स है उसमें एयर पावर या एयर सुपीरियरिटी जो है तो डिसिसिव रोल प्ले करती है। वो अपनी पुस्तक विक्ट्री थ्रू एयर पावर्स में आर्ग्यू करते हैं कि नेशंस को फोकस करना चाहिए स्ट्रांग एयर फोर्सेस को, ताकि वो डोमिनेट कर सके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में और डिटर कर सके किसी भी प्रकार का एग्रेशन अगर उनके खिलाफ होता है उनको। वो रिजेक्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल रिलायंस होता है यानी लैंड बेस्ड पावर पे या सी पावर पे, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं और एडवोकेट करते हैं कि कंट्रीज या स्टेट्स को लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि वो एनिमी जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर सके या उसको कमजोर कर सके। सेवेस्की का जो आइडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है यूएस की जो एयर स्ट्रेटजी है उसको, जिसमें वो यूएस जो है तो इम्फेसिस करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे और एयर बेस्ड डिटरेंस पे ज़्यादा भरोसा दिखाता है। न- अब हम लोग चलिए ये जो क्वेश्चंस था जो यूजीसी नेट में पूछा गया था 4 सितंबर 2024 को, उसका आंसर्स देखते हैं। तो लिस्ट था, एक लिस्ट में थ्योरीज दी थी, सेकंड लिस्ट में आपको थिंकर्स दिया था, लिस्ट वन में दिया हुआ है हार्टलैंड थ्योरी। तो ये हार्टलैंड थ्योरी जो दिए थे ये हालफोर्ड मैकिंडर के द्वारा दी गई थी। रिमलैंड जो थ्योरी है ये निकोलस स्पाइकमैन्स के द्वारा दी गई थी। सी पावर थ्योरी एटी महान्स के द्वारा दी जाती है और एयर पावर जो थ्योरी है ये अलेक्जेंडर सेवर्स्की के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी 4 सितंबर 2024 को ही पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पर बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका अभी भी सोल सुपर पावर बना हुआ है वर्ल्ड का। पहला है बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर टू माइग्रेट टू अमेरिका। तो बेस्ट और ब्राइटेस्ट जो माइंड है विश्व के अभी भी चाहते हैं कि वो अमेरिका में जाएं,
वहाँ पर रहें, वहाँ पर जॉब करें। जिसके कारण क्या करते हैं, वो अमेरिका की जो इकोनॉमी या मिलिट्री या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसमें वो कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके कारण वो सुपर पावर बना हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अमेरिकन ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट, अमेरिकन जो ड्रीम है लोगों के दिमाग में, वो अभी भी बनी हुई है। तो ये बात भी सही है, जिसके कारण सोल सुपर पावर बना हुआ है। यूएसए इज मोस्ट इंडेप्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएसए मोस्ट इंडेप्टेड कंट्री है। ये किसी भी अगर कोई भी कंट्री इंडेप्ट में है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल सुपर पावर है या उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल सरप्लस कैपिटल गेट एक्यूमुलेटेड इन यूएसए, तो जो ग्लोबल सरप्लस कैपिटल है वो भी यूएसए की तरफ जा रहा है। ये बात भी सोल सुपर पावर बनने में अमेरिका में मदद करती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूएसए स्टिल इज द ग्लोबल लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, तो न्यू इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज है उसका डेवलपमेंट में यूएसए अभी भी ग्लोबल लीडर बना हुआ है। आइए इसके सोल सुपर पावर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए बी डी और ई स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे पॉलिटिकल नेटवर्क टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लेक्चर्स की पीडीएफ देते हैं और साथ साथ वहां पर डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं, जो एग्जाम्स में आपको काफी हद तक सहायता पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।